अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक साहित्य पर आधारित इस चैनल पर आप देख रहे हैं। अभी जो हमने फिल्म साहित्य के बाद जो शुरू किया, साहित्य पर आधारित, उसमें आपने देखा कि उपन्यास के बारे में जब हम बात करते हैं तो भारतीय साहित्य के साथ साथ गैर भारतीय यानी विदेशी साहित्यों के बारे में भी हमें जानकारी दे रहे हैं। काशी से जुड़े साहित्यकार, विद्वान, नाटकविद और फिल्म निर्देशक डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो आइए सबसे पहले इनका हम स्वागत करते हैं इस कड़ी में। आपका स्वागत है डॉक्टर गौतम चटर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी। पिछली कड़ी में भी आपने हमें बताया कि कितनी कहानियां गैर भारतीय जो हुए हैं, हमारे उपन्यासकार या लेखक, उनकी कुछ बड़ी दिलचस्प कहानियां, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां, उनके बारे में आपने बताया। और एक बात जो हम पिछली कड़ी में जब आपसे बात कर रहे थे, जब आपकी बातें सुन रहे थे, तो आपने कहा कि कुछ राइटर्स के बारे में बताने के बाद आपने कहा कि अगर हम श्रेष्ठ साहित्यकारों को पढ़ना शुरू करें तो बी, सी और डी जो है ग्रेड वाले राइटर्स को हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन उसी समय हम उस कड़ी में हमारे पास चूंकि समय नहीं था, तो इसलिए पहले हम इस अपनी बात को रखना चाहेंगे, फिर हम चाहेंगे कि आप आगे जानकारी दें भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्यों के बारे में। आप एक बात बताइए कि जब एक नया राइटर हो, आगे चल के हो सकता है वो श्रेष्ठ उपन्यासकार बने या कवि बने या साहित्यकार बने, जो भी हो। जैसे मान लीजिए कि जब प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया होगा, या किसी ने भी, विलियम वर्ड्सवर्थ हो या बहुत बड़े बड़े जो राइटर हों, तो उन्होंने जब अपनी पहली कविता लिखी होगी या पहली कहानी लिखी होगी, तो इसको ये तो नहीं कहा जा सकता है कि श्रेष्ठ होगी। हो सकता है श्रेष्ठ भी हो, पर हो सकता है कि उससे कुछ कमतर भी हो। जैसे ओ नील खुद ही कहते हैं कि जो उन्होंने अपने यंग एज में लिखा कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इस तरह की कहानियां जो लिखी, तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने एकदम लव स्टोरी और यंग एज वालों के लिए लिखी, और जिनको मैं भी नहीं मानता हूँ कि हाँ बहुत श्रेष्ठ हैं या स्तरीय हैं। उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि जो नए नवोदित लेखक हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, अगर सबके लिए ये सोच लिया जाए कि ये तो अभी नवोदित हैं, हम श्रेष्ठ ही पढ़ें, तो ये लोग आगे कैसे बेहतर लिखेंगे, या इनकी समीक्षा कौन करेगा, कौन इन्हें सही राह दिखाएगा। और जो अभी नए लेखक हैं, उनमें से फिर प्रेमचंद और शेक्सपियर और रविन्द्रनाथ ठाकुर ऐसे कहाँ से पैदा होंगे? मेरा ये प्रश्न था। अगर हम इनको नहीं पढ़ें, केवल श्रेष्ठ ही पढ़ना शुरू करें तो। नहीं, यंग लोगों को पढ़ने से पहले यंग लोग कैसे क्या पढ़े इसकी बात हो रही है ना। हम्म। हम यंग लोगों को पढ़े, ये तो ठीक है। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि प्रतिभाएं आती रहती है, जी जी। उतारती रहेंगी। लेकिन हम्म यंग जो लोग हैं वो क्या पढ़े, उसके लिए हमने सुझाया था कि हम्म बहुत सारा अर्थहीन पढ़ने से बेहतर है कि थोड़ा सा बेहतर पढ़े, श्रेष्ठ पढ़े, ये हमने कहा था। हम्म क्योंकि उनको श्रेष्ठ पढ़ के नहीं लिखना है। जो हमारे हम्म। नए कथाकार कवि, वो अपनी प्रतिभा के की धूप में बाहर आएंगे ना। जी जी। वो हम्म टॉलस्टॉय का या टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड पढ़ के कुछ लिखने नहीं जा रहे हैं। हम्म। लेकिन विश्व में कहाँ क्या अच्छा है, उसको पढ़ने में ही पूरा जीवन निकल जाएगा, तो वो अपनी रचना कब करेंगे। हम्म। इसका सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया था कि हम्म अगर वो बहुत सारा जो श्रेष्ठ से नीचे वाले साहित्य हैं हम्म उसको पढ़ेंगे और वही तक फिक्स कर लेंगे अपने आप को, तो वो फिर हम्म। उनको पता ही नहीं चल पाएगा कि श्रेष्ठ है क्या। जी। और इसका मैंने एक वो भी दिया था कि अच्छा का अच्छा क्या है, इसका मैंने सेंस दिया था हम्म। पिछले एपिसोड में। कि जैसे जो प्रतिशोध की भावना होती है, जिस पर वेंडिटा कहानी लिखी गई मुपासा हम्म की, तो हम्म प्रतिशोध की भावना की तुलना में हमने कहा था कि हमारे यहाँ जो संत साहित्य है, ऋषि जी। मुनियों ने जो लिखा है, हम्म। मैं तो 7वीं शताब्दी तक आया था, हम्म और बाण भट्ट तक। तो हम्म। उसमें क्या है कि एक जो ऋषि स्वभाव का व्यक्ति होता है, जी। वो जानता है कि प्रतिशोध कैसे लिया जाए,
वो हम्म प्रतिशोध के उपाय भी जानता है, प्रतिशोध का सामर्थ्य भी होता है, लेकिन वो दूसरे की अच्छी चीजों को याद रखता हम्म। है ना? जी। ये यहाँ से थोड़ा सा फर्क होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि वो बुरा कर सकता था लेकिन बुरा नहीं किया, अच्छा किया। और हम्म। अ, इस पर हम लोगों ने प्रेम और दुख की भी बात की थी। जी जी और जी। प्रेम के का एक रूप दिखाने के लिए मैंने प्रतिशोध की कहानी सुनाई थी, वेंडेटा। हम्म। अब आप प्रेम का कई और रूप हो सकता है, जैसे जैसे इस वक्त मुझे चेखव की कहानी याद आ रही है, जी द जी। मेयर। एक घोड़ी को लेकर है, एक तांगा चलाने वाला आदमी। हम्म। उसको आज उसके बेटे का निधन हो गया है। हम्म तो अब वो बहुत दुख से भरा हुआ है। वो उस घोड़ी को अपने तांगे में लगा करके वो चलता है, और जो हम्म भी उसके तांगे में बैठता है सवारी, उसको वो बताना चाहता है कि आज हम्म। मेरे बेटे का निधन हो गया है। जी तो जी। उसमें अलग अलग किस्म के लोग, कोई जैसे दो व्यवसायी हैं, वो अपने व्यवसाय को लिए व्यस्त हैं, वो इसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं और फिर हम्म पैसा देके उतर जाते हैं। कोई कपिल है, लवर और बिलेवेड, वो चलते हैं और वो अपने आप में ही झगड़ा करते हैं, और जैसा कि होता रहता है, हम्म बातचीत करते रहते हैं, वो भी ध्यान नहीं देते हैं। तो हम्म दिन भर शाम तक जितने लोग चढ़ते हैं, वो किसी को ये बात बता ही नहीं पाता है। वो बोल के सोचा था कि मैं थोड़ा सा दुख से हल्का हो जाऊंगा। हम्म तो शाम को वो बहुत ही बुझे मन से तांगे को अलग करता है, घोड़ी को बांधता है, हम्म। और फिर अंदर जाता है, बैठता है, फिर घोड़ी के पास आके उसको बोलता है, अच्छा। और घोड़ी की आंखों से ऐसे आंसू गिरते हैं। अरे। मुझे ये कहानी, जो मैंने कहा था किसी समय में कि हम्म बेटे और माँ या बेटे के पिता पर जो कहानियां हैं, उसमें से ये हम्म मुझे, वो जो प्रथम 10 कहानियां मेरी बनाई हुई सूची है, उसमें ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। दी हम्म। मेयर, ये भी प्रेम का एक रूप है। हम्म फिर दो दोस्तों में शर्त लगती है एक रेस्टोरेंट में, कि हम्म एक आदमी अकेले पूरा जीवन जी सकता है या नहीं, हम्म हम्म या उसको हमेशा साथ चाहिए। तो एक बोलता नहीं, जी सकता है। तो दोनों में शर्त लगती है कि जो इतने साल तक अकेले रह के दिखा लेगा, उसके नाम हम अपनी पूरी संपत्ति कर देंगे। अच्छा। तो वो दोस्त जो है, जो ये बोला था किसकी कि हाँ कहानी है, अकेले पहले रहा ये जा सकता बताइए। है, एंटन चेखव की कहानी है। अच्छा। दी बेट। क्या दी अच्छा, बेट, हाँ। दिबेट। अच्छा। हाँ, बाजी हम्म लगाना। तो हम्म जो कहा था अकेले रह सकता है, उसको एक कमरे में रख दिया जाता है, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा, समय पर हम्म खाना वाना ये सब होता रहेगा। तो हम्म शायद 25 साल मान लेते हैं, 25 साल तक अगर वो रहेगा, तो हम्म। जो नहीं रहा उसको अपनी पूरी संपत्ति दे देनी होगी। तो अच्छा। जब एक अंतिम रात बची, वो तो रोज चेक करता था, हम्म देखा वेंटिलेटर से कि वो अभी भी है, अब हम्म कल उसको पूरी संपत्ति देनी पड़ेगी। तो रात में वो हम्म। उसकी हत्या करने की नीयत से कमरे में कूदता है। हम्म। अच्छा। और देखता है कि वो आदमी नहीं है, बहुत खुश अरे। हो जाता है कि देखो आखिरकार हम्म वो नहीं रह पाया। वहां उसको एक चिट्ठी मिलती है। हम्म चिट्ठी में उस दोस्त ने लिखा है हम्म कि तुम मान लो कि तुम जीत गए, मैं जा हम्म रहा हूं यहाँ से, हम्म लेकिन अब मुझे तुम्हारी संपत्ति की या उस बाजी की, जो हम्म। बेट है, उसकी फिक्र नहीं रही, क्योंकि हम्म। अब मैं साधु हो गया हूँ, मेरा अरे। हृदय ही बदल गया अकेले रह के, तो मुझे चाहिए ही नहीं संसार से कुछ, ऐसा करके वो हम्म। चला जाता है। ये भी चेखव की कहानी है। तो अच्छा। दोस्ती, प्रेम, सुख दुख पर कितने शेड्स हो सकते हैं, इसी की हम बात कर रहे हैं। हम लोग हम्म। बंकिम बाबू को पढ़ने जाते हैं तो कपाल कुंडला तक सीमित रखते हैं अपने आप को। जी। मृणालिनी भी पढ़नी चाहिए। ऐसे ही हम लोग को रविंद्रनाथ और बंकिम चंद्र चटर्जी और शरद चंद्र के अलावा भी लेखकों को पढ़ना चाहिए। जिसमें हमने हम्म कई नाम लिए थे एक समय में, कि शरदिंदु बंदोपाध्याय, प्रेमेंद्र मित्र, समरेश बसु, शीर्षेंदु बंदोपाध्याय, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, बुद्धदेव हम्म गुहा बसु, बुद्धदेव बसु भी हुए हैं। और ऐसे बहुत लोग हुए हैं हमारे बंगाल में, जिसमें सबसे ऊपर अगर हम रखना चाहेंगे अभी, तो वह हम्म। है मानिक बंदोपाध्याय। मानिक अच्छा। बंदोपाध्याय के का एक नॉवेल है, पुतुल हम्म। नाचर इतिकथा। पुतुल तो हम लोग हिंदी में भी जानते हैं, तो गुड़िया। कठपुतली, गुड़िया। तो हम्म उस पर अभी जो मैंने सुमन मुखर्जी की बात की थी, सुमन मुखोपाध्याय की, हम्म जिन्होंने शिशिर कविता पर बनाई है 2014-15 में, हम्म। उन्होंने भी 2023 में इसी पर फिल्म बनाई है, अभी अभी। अच्छा। तो अब मानिक बंदोपाध्याय की कहानी है हम्म। प्रागैतिहासिक। अच्छा। अब ये लंबी कहानी है, इसको हम लोग लंबी कहानी कहेंगे क्योंकि लंबी कहानी है। हम्म। नॉवेला भी कह सकते हैं कि छोटा उपन्यास है, लेकिन इन सब अच्छा। कैटेगरीज में नहीं लेना चाहिए। उसकी जो कथा वस्तु है वो हम्म इम्पोर्टेंट है। इस कहानी को मेरा अपना मानना है कि जो भी पढ़ेगा, वो हम्म रास्ते में गुजर रहा होगा, किसी भिखारी को देखेगा,
तो ओवरलुक करके नहीं जा पाएगा। वो वहां अच्छा। पर ठहर के उसको देखेगा और घंटों देखता रहेगा। ये कहानी इतनी अच्छी है। ये क्या भिखारियों है, पर क्या है। नाम बताया आपने? प्रागैतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, अच्छा। तो हम्म। प्रागैतिहासिक में भिखारियों के जीवन पर है। हम्म। लेकिन इस तरह से है कि इसको पढ़ने के बाद आप जी। हर भिखारी के बारे में सोचेंगे कि इसके अतीत में क्या हुआ होगा, जरूर इसके साथ भी ऐसा ऐसा हुआ होगा तभी आज वो ऐसी स्थिति में है। आप अच्छा। ओवरलुक करके नहीं जा पाएंगे, इतनी अच्छी कहानी है। हम्म। तो इसी तरह से ये तो हम 7वीं शताब्दी का 20वीं शताब्दी में हम लोग आ गए, जो हम्म। श्रेष्ठ साहित्य की बात कर रहे हैं। ठीक 20वीं शताब्दी में हमारे भारत के बाहर भी ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने जी। कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में, नाटकों के रूप में, रूप है ये सिर्फ, हम्म। है तो कहानी ही। तो हम्म। ऐसे एक और हमारे श्रेष्ठ कथाकार हुए हैं, अल्बेर कामू। हम्म। कई बार लोग उच्चारण गलत पढ़ते हैं उनके नाम की स्पेलिंग से, एल्बर्ट कैमस बोलते हैं, हम्म। लेकिन अल्बेर कामू। वैसे कामो। ही हाँ, जीन पाल सार्त्रे को भी लोग ठीक से नहीं हम्म। बोलते, वो ज़ां पॉल सार्त्रे है। उन्होंने भी नॉवेल्स लिखे थे। उनका हम्म। नॉवेल है नॉसियर। और एल्बेर कामू ने भी नॉवेल लिखे हैं, हम्म। प्लेज लिखे हैं। उसमें एक प्ले है, द क्रॉस पर्पस। और हम्म। क्रॉस पर्पस बहुत, वही मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। भली फॉर्म उसका प्ले का है। तो उसमें हम्म। होता क्या है कि एक, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर की नौका डूबी में हम्म। पति पत्नी नाव डूब जाती है और फिर मिलते हैं तो एक दूसरे पे बदल जाते हैं, इसकी पत्नी उसके पति के साथ ऐसा करते हैं। अरे। तो हम्म। क्रॉस पर्पस में भी क्या होता है कि एक हम्म। परिवार समुद्र से ही पहले जाते थे, भारत में भी लोग समुद्र से ही आते थे। जी जी। पहले तो हवाई जहाज और ट्रेन था नहीं। हम्म। भारत में लोग आते थे तो सिल्क रूट से आते थे, जो इतिहास बताता है। जी जी। तो उसमें वो जहाज डूब जाता है। और जब जो लोग, कौन बचता है कौन नहीं बचता, किसी को पता नहीं चल पाता है। पिता का हम्म। पता नहीं है। बेटा उसी शहर में कहीं रहने लगता है, और हम्म। माँ बेटी उसी शहर में कहीं रहने लगती है। माँ बेटी और माँ का बेटा कहीं और। बेटे को अच्छा। पता नहीं कि माँ और बहन जिंदा है। हम्म। माँ बेटी को पता नहीं कि भाई जिंदा है या मेरे पिता जिंदा है। ठीक हम्म। है। बहुत समय बाद वो बेटा शादी करके अपनी वाइफ के साथ रहता है। माँ बेटी जो है शहर से थोड़ा बाहर, आउटस्कर्ट पर हम्म। एक एक हवेली में, हवेली भी नहीं कहेंगे उसको, एक होटल जैसा बना के रहते हैं। हम्म। उसमें जो लोग शहर के जीवन से थोड़ा रेस्ट लेने आते हैं, वो हम्म। वहां पर ठहराते हैं, दोनों माँ बेटी। हम्म। और फिर खाने में कुछ मिला के उसकी हत्या कर देते हैं, उसकी संपत्ति लूट लेते हैं। अरे। और उसको फिर बोरे में भर के शव को समुद्र के पास फेंकाते हैं। फिर कोई अगला आता है, ऐसा होता है। लेकिन ये जो नाटक शुरू होता है, इसमें इसका ही बेटा सवेरे आता है, वही शहर से काफी वो हो गया है, थोड़े दिन आराम करेगा ये देख के। आके वो पहचान लेता है कि मेरी माँ और मेरी बेटी है। और माँ और बेटी पहचान नहीं पाते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा भाई है। तो हम्म। एडवांस देके चला जाता है कि आज शाम को मैं आऊंगा। हम्म। तो वो जब शाम को अपने घर छोड़ने लगता है यहाँ आके रहने के लिए, हम्म। तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम बता क्यों नहीं देते कि तुम उसके खोए हुए बेटे हो। तो हम्म। बोलता है, नहीं, मैं करीब में रह के देखना चाहता हूँ इन लोगों के पास क्या कष्ट है, क्या तकलीफें हैं। हमें तो बताएंगे नहीं, इससे पता चल जाएगा, फिर हम लोग साथ रहने लगेंगे। तो उसकी वाइफ एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलती है, जो कि अल्बर्ट कामू पे लिखा हुआ है, कि हम्म। हम लोग जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं समाज में, समाज हमको उसी रूप में देखता है। इसलिए जो हम हैं एक्चुअली वही बताना चाहिए, ये हम्म। बोलती है। हम्म। तो वो लड़का फिर आता है, रहने लगता है। अब वहां पर एक बूढ़ा नौकर भी है। वो हम्म। पूरे होटल का काम वाम भी करता रहता है, लेकिन वो खामोश रहता है शुरू से आखिर तक। हम्म। अब वो बहन आती है, कमरे में चाय रख के चली जाती है, तो ये बात करना चाहता है। तो बोलती भी कि हम लोग अजनबियों से ज्यादा बात नहीं करते हैं। अच्छा, उसकी माँ, मानी इस बेटे के शाम को आने से पहले माँ बेटी में एक डायलॉग दी है। माँ हम्म। बोलती है कि इस लड़के को देख के मेरा मन नहीं कर रहा है, और मैं बहुत बूढ़ी भी हो गई हूँ, शव को खींचते खींचते मैं थक जाती हूँ, इसको छोड़ देते हैं। हम्म। हाँ, और जो एडवांस देके सवेरे गया है। और बेटी कहती है कि अच्छा ये लास्ट है, चलो इसके बाद हम लोग अब ऐसा नहीं करेंगे। जितना पैसा हम लोग जमा चुके हैं, हम लोग समुद्र के किनारे एक खूबसूरत सा घर लेके रहेंगे, वहां पर सूरज की रोशनी ऐसी समुद्र पे पड़ेगी, उसको लोग देखेंगे, देखते जीवन बिताएंगे। तो माँ तैयार नहीं होती, लेकिन बेटी कहती कि बस ये लास्ट है। शाम से वो रहने लगता है, तो माँ भी बात करने आती है, या बहन भी। तो उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो लोग कम से कम बात करते हैं, बस खाना दे के चले जाते हैं। और वो भी दूर से देखता रहता है, नौकर भी। तो ठीक से बात बात नहीं हो पाती, फिर वो लोग वही करते हैं, चाय में जहर मिलाते हैं और ये लड़का मर जाता है। अरे। फिर इसका बॉडी लेकर के वहां तक जाते हैं।
फिर जब दूर से माँ लौटती है तो घर के पास ही पहले आ गई है लड़की, वो उसका पासपोर्ट दिखाती है कि माँ भी देख ली थी उसका बेटा था। तो माँ अब बेटी को छोड़ के जाने लगती है। तो अरे। बेटी को बहुत दुख होता है कि अब जब मुझे ये दुख मिला तो तुम भी मेरा साथ छोड़ दे रही हो, और दुख मुझे मिलेगा। तब हम्म। तक उसकी माँ छोड़ के चली जाती है, बेटी रह जाती है। और इसकी जो पत्नी है वो फिर आती है ये बताने हम्म। कि आप लोगों को पता चला कि नहीं, वो आपका भाई है, और ये वो कहाँ है। तो इसको भी पता चलता है, दोनों लोग घुटने के बल बैठ के रोते हैं। उस समय सामने वो नौकर आता है। ये लोग उससे बोलते हैं कि क्या तुम हमें बताओगे हम्म। दुख से बचने का रास्ता, या बचाओगे। हम्म। तो पहली बार वो बोलता है नो। नो बोलता है, नो में आप यहीं पर प्ले खत्म होता है। क्रॉस पर्पस, एक दूसरे से क्रॉस हो रहा है। तो सबके अपने अपने पर्पस है। अब ये जो विश्व में एल्बert हम्म। कामू और जापल सार्त्र बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं और अस्तित्ववादी विचारक हुए। किरकेगार्ड से एक नया फिलोसफी शुरू हुआ था, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये लोग राइटर्स हुए हैं फिलोसोफर, लेकिन अपनी बात फिलोसफी को बताने के लिए साहित्य की रचना कर रहे हैं। और जापोल सार्त्र ने भी अपनी फिलोसफी को बताने के लिए कि अस्तित्व किसे हम्म। कहते हैं उन्होंने लिखी। इसलिए जब उनको नोबेल प्राइज मिला साहित्य का तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि नोबेल कमेटी ने समझा कि साहित्य अच्छा है। लेकिन हम्म। वो बताना चाहती मैं तो फिलोसोफर हूँ, मैं तो माध्यम लिया हूँ, रूप लिया हूँ ना, नाटक का, कहानी का, कविताओं का। तो अच्छा। फिलोसफी, मैं फिलोसोफर हूँ। इससे मैंने रिफ्यूज कर दिया था। एल्बert कमू भी फिलोसोफर थे, लेकिन बाद में थोड़ा सा मेटाफिजिकल हो गए थे, विलियम ब्लेक की तरह से। विलियम हम्म। ब्लेक तो शुरू से मेटाफिजिकल थे। तो ये हम्म। जो मेटाफिजिकल कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जीवन के, हम्म। प्रॉब्लम ऑफ डेथ, हम्म। प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग, प्रॉब्लम ऑफ लव, हम्म। प्रॉब्लम ऑफ गॉड, कि ये गॉड है नहीं है, क्या है। तो ये जो अल्बेर कामू ने उस नौकर के जरिए गॉड को बताया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और वो ये बताना चाहते थे, वो उनका हम्म। कामों का गॉड है। वो ये बताना चाहते थे कि हम्म। नौकर सब कुछ देखता है, सब जानता है, ये इनका बेटा है, इनका भाई है, सब कुछ, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जबकि हम्म। इतने लोग मारे गए थे, जी। जिसमें नीत्शे जैसा विचारक ने ये कह दिया था हम्म। कि गॉड इज डेड, ईश्वर मर चुका है। हम्म। क्योंकि अगर ईश्वर है तो फिर इतना रक्तपात कैसे हो सकता है। तो हम्म। एल्बेर का मुख्य उत्तर है कि ईश्वर देखता है, जानता है सब कुछ, लेकिन वो इंसान के पेटी मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता। क्यों? ये ईश्वर नहीं करता। ईश्वर नहीं, ऐसा क्यों, है। मतलब क्यों नहीं करता? ईश्वर ऐसा है कि आदमी खुद अपने, आदमी जैसा है वैसी दुनिया बनाई है, उसीलिए इतना चीज हो रहा है। आदमी चाहे तो ऐसा नहीं कर सकता है। ईश्वर के रास्ते पे वो है नहीं, इसलिए रक्तपात, खून खराबा, वर्ल्ड वॉर आदि है। यही गीतांजलि में इन्होंने भी कहा था, रविंद्रनाथ ने प्रेयर किया था शांति की प्रार्थना, कि तुम ही हमारे अशेष कोरेज हो, तुमने मुझे अशेष बनाया, हम जो लिमिटेड है अनलिमिटेड किया है। हम्म। तो लगभग ये लोग ईश्वर की बात कर रहे हैं। नहीं तो एल्बert कामू भी इस तो तरह से ईश्वर बहुत। के लिए तो कहते हैं ना कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। एक एक आदमी, फिलॉसफी, एक थ्योरी ये जो ये भी तो भीड़ है। की भाषा है, ये जो भीड़ की भाषा, आदमी इसको दोहराता है। वो खुद ऑब्जर्व नहीं करता, खुद एक्सपीरियंस नहीं करता, खुद खोजने नहीं जाता। जैसे कि एल्बert कामू खोजने गए ईश्वर क्या है, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है। नीत्शे ने खोजा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने खोजा, भारतीय ऋषि मुनि, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, कांट, सब ढूंढते हैं। हम लोग भीड़ की भाषा को दोहराते हैं। हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन से सत्य का पुनर्नवा नहीं करते हैं। तो फिर से साहित्य की तरफ लौटे। एल्बert कामू के इसको, इस पर हमारे देश में भी विजयदान देथा ने एक कहानी लिखी है, हम्म। जिसमें पैसे के लालच में माँ बेटे की हत्या करती है। तो दुनिया आलोचकों का कहना है कि विजयदान देथा ने पहले लिखा है, कामू ने कॉपी किया। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, एल्बert कामू ने पहले लिखा और विजयदान हम्म। देथा ने कॉपी किया। ये होता है। यहाँ पर कोई ये नहीं कहता ग्रेट मैन थिंक अलाइक। मेरा अपना मानना है कि एल्बert कामू ने पहले लिखा है, और हम्म। उसको जानना चाहिए हम्म। चीजों को। तो ये भी एक रूप है हमारे यहाँ पर ये पढ़ने कहानियों के का। बाद तो आदमी बहुत देर तक उसके प्रभाव से ही बाहर नहीं आ पाएगा। मतलब ये बिल्कुल, तो। मैं इस प्ले को हिंदी में किया था। हम्म। अ, हमारे यहाँ बनारस में मैं टॉर्च की लाइट में पूरे प्ले को किया था। हम्म। 2013 या 14 की बात है। हम्म। खामोश कमरे नाम से, कि अच्छा। जो एक एक कैरेक्टर्स में एक एक खामोश कमरे हैं, चाहे वो माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे। और इसको मैंने बताने की कोशिश किया था
अंडरलाइन करने की कोशिश की थी, वो जो गॉड है, कामों का गॉड ये नौकर है, वो गॉड को हम्म ऐसे देखते हैं। ऐसे ही आप रविन्द्रनाथ ठाकुर की दुनिया में जाएंगे कहानी की, या हम्म इवन निश्चय ने भी कहानियां लिखी हैं, तो सब लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया कि प्रेम क्या है, दुख क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है। ये जो हम्म मेटाफिजिकल क्वेश्चंस और जीवन के जो बहुत बड़े प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने, इसको ही सॉल्व बुद्ध ने भी किया, हम्म कबीर ने भी किया है। तो जो इस तरह के बड़े विषयों को लेकर नहीं चलता है, वो कभी हम्म श्रेष्ठ साहित्य नहीं रच सकता। यही युवाओं को संदेश देने के लिए हम बार बार कहते हैं कि हम्म श्रेष्ठ साहित्य पढ़े। वो नहीं तो हम्म अपने लिमिटेड वर्ल्ड को ही कहानी उपन्यास से बताने जाएंगे। उनके पास प्रतिभा होगी, लेकिन प्रतिभा पूरी तरह से निखर नहीं पाएगी। ये हम्म हमारा उद्देश्य रहता है ये कहने का। लॉजिक तो बिल्कुल सही है। नहीं, सही कहा आपने। अब मुफासा का तो एक नॉवेल है हम्म कि एक, जैसे वो फर्स्ट लव था ना, तुर्गनेव का, वैसे हम्म ही उनका भी है कि औरत की जिंदगी, हिंदी में अनुवाद हुआ है। हम्म आजकल जो है हिंद पॉकेट बुक्स के साथ ये पेंगुइन वाले भी हिंदी हिंदी छाप रहे हैं, तो ये अच्छा। पढ़ सकते हैं लोग। तो विश्व में ऐसा साहित्य भरा पड़ा है, थोड़ा थोड़ा हम्म करके सब कुछ जानना चाहिए कि हम्म हम्म श्रेष्ठ कहाँ है किधर। हम्म शुरुआत रामायण महाभारत से करनी चाहिए, ये मेरा मशवरा है। हम्म। नहीं, आप जिस कहानी की अभी चर्चा करने जा रहे थे। उस कहानी की चर्चा मैंने इसलिए नहीं की हम्म क्योंकि लोग भी तो अपनी ओर से पढ़े। मोपासा की मैंने एक कहानी बताई, वेंडेटा। तो एक हम्म औरत की जिंदगी, ये उपन्यास है, नॉवेल है मोपासा की। हम्म और ओ हिंदी, मोपासा आदि को शॉर्ट स्टोरी राइटर माना गया वर्ल्ड में। हम्म चेखव, इनको खूब कम पढ़ा गया है। हम्म तो इसलिए मैंने एक उपन्यास का जिक्र कर दिया। जैसे नीत्शे को लोग फिलोसोफर जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहानियां भी लिखी है, लोग नहीं हम्म जानते हैं। तो इसलिए मैंने सूचित किया सिर्फ कि मोपासा ने नॉवेल भी लिखा है। हम्म तो लाइक वो नॉवेल वो पढ़ सकते हैं। बाल्जाक का मैंने जिक्र किया, और ये हम्म बताया कि ये सारे जो लेखक हुए हैं, निर्मल जी जैसे कहते हैं कि निर्मल वर्मा की भी नॉवेल्स पढ़े जा सकते हैं, चिड़ों पर चांदनी है, लालटीन की छत। वो कहते हैं कि लेखक एक बात को एक ही बार कहता है फिर दोहराता है। हम्म लेकिन मोपासा की आप कहानियां पढ़िए, जी। या ओ हिंदी की कहानियां पढ़िए, तो आपको नहीं लगेगा कि वो दोहरा रहे हैं। वो हम्म स्त्री का स्वभाव कैसा होता है, पुरुष का स्वभाव कैसा होता है, जितने भी संसार में अनसुलझे विषय हैं जिसको आदमी सुलझा नहीं पाता जीवन भर, उन हम्म सब लोगों को सुलझाने की कोशिश की है। जैसे शायद मैंने ओ हेनरी की कहानी बताई होगी, जिसमें एक व्यक्ति प्रेम करता है, और वो हम्म स्त्री बोलती है कि मेरे लिए अ, संतरा लाना, ऐसे सीजन में बोलती है जब संतरा मिल ही नहीं सकता। और हम्म बहुत तकलीफ के बाद वो संतरा उसको ला के देता है, तो उसको बोलता है हम्म कि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने संतरा बोला था, मुझे तो सेब पसंद है। हम्म आप अगर, अभी एक फिल्म आई है, इन्हीं सब चीजों पे आधारित बना के आजकल की फिल्में भी लोग बनाते हैं, हम्म ये डंकी, शाहरुख खान। डंके, हाँ। वो हम्म प्रेम में उसके लिए सब कुछ क्या क्या कष्ट सहता है। तो प्रेम में जो कष्ट सहने वाली चीज है, इसको हम्म आखिर प्रेम है क्या, और फिर दुख मिलेगा ही क्यों। इस पर सबके अपने अपने विचार, अनुभव और ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो हमें हम्म देखना चाहिए कि चेखव ने क्या कहा। हम्म चेखव की सारी कहानियां प्रेम कहानियां हैं। वो जा जाके लेखक जो है, लगता है कि हर बार चरित्रों के कान के पास जाके बोलता है कि हम्म प्रेम करो और काम करो। सब में एक ही मैसेज जैसा दिखता है। तो अच्छा। ओ हिंदी की सारी कहानियां लव स्टोरीज हैं। हम्म। जॉन किट्स की सारी कविताएं लव स्टोरीज हैं। जॉन ऐसे कीट्स ही के। हाँ, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर जो कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म तो कोई भी कवि होगा, कवि हृदय हम्म का कथाकार भी होगा, तो प्रेम की ही बात करेगा ना, बदला की तो बात करेगा नहीं। बदला तो सिर्फ अश्वत्थामा में होता है, जो ब्रह्मास्त्र चला देता है द्रौपदी हम्म के सारे बेटों को मारने के लिए। तो कृष्ण जो है उसकी दिशा बदल देते हैं, तो पूरी पृथ्वी में ध्वंस हो जाता है। तो बदला लेने की ये रहती है, द्रौपदी पे बदला लेने की बात आती है, हम्म दुशासन और चीजों में, दुशासन और वो दुर्योधन आदि आदि हम्म लोगों के साथ। उसी तरह से बदला लेने की माँ में आती, जो कसाई की माँ की मैंने कहानी सुनाई। तो ये जो हम्म प्रतिशोध की भावना है, वो अच्छी चीज है, या प्रतिशोध न लेना, लोगों की अच्छाइयों को याद करना और प्रेम करना, ये अच्छी चीज है। ये साहित्य हमारे इस अ, एक इस विवेक की रचना करती है। प्रेमचंद हमारे भीतर एक विवेक की रचना करते हैं, हम्म या हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर एक विवेक की रचना करते हैं। अगर विवेक नहीं रहा तो फिर वो मनुष्य ही नहीं रहा।
अगर वो बदला ही लेता रहा, प्रतिशोध ही लेता रहा, या हम्म। हमेशा दुख में ही रहा और खराब ही सोचता रहा, तो अच्छा सोच सके इसके लिए विश्व का साहित्य है। नहीं, एक बात आपने कहा कि बदला नहीं लेना चाहिए, अच्छी चीजों को याद रखना चाहिए, और वहीं आपने ये भी कहा कि जब हमें साहित्य में शुरुआत करनी चाहिए तो रामायण और महाभारत इनसे करनी चाहिए। अगर हम रामायण महाभारत की ही देखें तो सीता जी का अपहरण हुआ, तो राम जी क्या करते हैं? क्या रावण को मारते नहीं, उससे बदला नहीं लेते? आपको इसीलिए उसको पूर्णांग में पढ़ना चाहिए। राम को नहीं। ये पता था कि उनका जीवन ऐसा होना है, इसलिए वो जब उनको 14 साल का वनवास मिलता है तो हम्म। खुशी खुशी इसको स्वीकार करते हैं। उनको पूरा पता है अंत तक का, ऐसा हम्म। ऐसा होना है। उनको दिखाना है कि इविल को खत्म करना है, गुडनेस की स्थापना करनी है। हम्म। ऐसा नहीं है कि उनको वो अचानक से कैकेयी ने कुछ कहा और उनको 14 साल का वनवास मिल गया। उनको पता था कि उनकी जो परिणति है, उनका जो जी। जीवन है, ऐसा ही होना है। ऐसे करके पूरी एक लीला करनी है, ताकि लोगों के पास संदेश दें कि हम्म। हमको इविल को जीतना है, अपने भीतर के गुडनेस को स्थापित करना है। ये रामायण महाभारत का उपदेश है। उसको धर्म कहा गया है। नहीं और जो वो। धर्म की तरफ नहीं, हम्म। ये मैं आपको बताऊं कि हाँ, शॉर्ट में मैं, अगर मैं 1 नहीं नहीं, मिनट और है, अभी समय तो ले लूं। समय है। अभी हाँ, समय है। बनारस में कोई लोग प्ले कर रहे थे कर्ण पर, हम्म। छोटे बच्चों के स्कूल। तो उसमें शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उस वक्त हम अखबार में, तो मैं गया था। सब लोगों ने सवाल पूछे, सब चले गए, तो मैं आखिर में बोला कि महाभारत आप कर्ण पर दिखा रहे हैं, कर्ण की अच्छी चीजों पर। जो हम्म। मृत्युंजय भी एक नॉवेल लिखा गया जो साहित्य अकेडमी से अवार्डेड है, शिवाजी हम्म। सावंत का, जिसकी बहुत प्रशंसा होती है। हम्म। तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन मैंने वहां रखा। हम्म। कर्ण की महिमा पर पूरा प्ले तैयार हो गया था और अगले दिन दिखाया जाना था। सुधीर हम्म। पांडे जो फिल्म अभिनेता है वो मुख्य अतिथि। हम्म। तो मैंने कहा कि महाभारत का पूरा संदेश है हम्म। अधर्म नहीं और धर्म। हम्म। यही तो, हम्म। धर्म की जय। हम्म। जहां है धर्म वही है जय। जी। तो कर्ण जो थे हम्म। वो अधर्म की ओर थे, हम्म। जो कृष्ण की ओर थे वो धर्म की ओर थे। उनको हम्म। तकलीफ भली मिला हो। हम्म। लेकिन जो दुर्योधन दुशासन के साथ थे, इवन भीष्म कहते भी हैं कि हम्म। मुझे पता है कि धर्म किधर है, लेकिन मैं बंधा हुआ हूँ, और कृष्ण को प्रणाम करते थे, है नहीं, तो ना। यही चीज तो कर्ण के साथ भी थी। यही कर्ण के साथ भी थी। भाई कर्ण कर्ण भी भी बंधे मित्रता हुए में थे। बंधे हुए थे। एक तरह से बंधे देखा हुए जाए थे, तो लेकिन उन्होंने, वो बहुत लॉयल थे क्योंकि उन्होंने बिल्कुल, दुर्योधन ने उनकी एक तरह रक्षा से करी। देखा जाए तो, एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन वो उस अधर्म को छोड़ करके धर्म की ओर आ सकते थे। भीष्म भी आ सकते थे, कर्ण भी आ सकते थे। संदेश ये जाना चाहिए, न कि कर्ण लॉयल थे अपने मित्र के प्रति। जिसका वो मित्र है, वो मित्र कैसा है, वो धर्म की ओर है या अधर्म की ओर? कृष्ण तो अधर्म की ओर नहीं थे ना। तो नहीं तो इसका जो मूल फिर संदेश है, अगर मित्रता की बात होती तब तो लोग कहते ना कर्ण को कि तुमने क्या यही नहीं मित्रता कहते, क्यों नहीं नहीं कहते? कहते, क्यों क्योंकि नहीं कृष्ण कहते? कृष्ण और अर्जुन भी तो मित्र हैं। कृष्ण और भीम भी तो मित्र हैं। कृष्ण और अर्जुन मित्र तो हैं तो बट नेचुरल दोनों धर्म के साथ हैं। लेकिन यहाँ कर्ण की मजबूरी थी ना मित्रता दुर्योधन का भी साथ अगर देना। हो, मित्रता भी हो, तो ये देखना होगा कि मेरा मित्र अधर्म के रास्ते पे तो नहीं है। यही तो उसका मैत्री कर्तव्य है। हाँ, ये चीज सही है कि कर्ण को दुर्योधन को रोकना चाहिए था कि जो नहीं है। रोक पाए ना। हाँ, नहीं रोक पाए। उनको जब कृष्ण नहीं रोक पाए, इस पर भास ने बहुत अच्छा नाटक लिखा है हम्म। कि अगर कृष्ण जब आए थे उनको समझाने, और उन्हें कृष्ण का ही अपमान कर दिया, तो कर्ण कैसे समझाते? हम्म। कृष्ण को तो पूरा पता था, राम को पूरा पता था। हम्म। तो हम लोग अगर पूर्णांग रूप से पढ़ेंगे और उसका जो क्रक्स है उस तरफ जाएंगे, तो हम लोग को उससे सीख मिलेगी। हम अपने जीवन में क्या करें? हम अपने जीवन में ये करें कि हम इविल के रास्ते में न जाएं, अधर्म के रास्ते में न जाएं। और इन दोनों तरफ ले जाने में कौन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ले जाता है? वो है हमारा माइंड। जब हम माइंड के बताए रास्ते पर चलते हैं तो अधर्म की ओर जाते हैं, और जब हम कृष्ण के रास्ते पर जाते हैं, यानी कि हार्ट की ओर से जाते हैं, तो हम हम्म। अच्छाई के रास्ते पर जाते हैं। हार्ट और माइंड का ये युद्ध रामायण महाभारत में भी है, और एल्बेर कामू में भी है, और सब जगह है। तो गुडनेस और इविल को लेकर ही पूरी दुनिया में सब लोगों ने तरह तरह से कहानियां रची हैं, हम्म। हम्म। है ना। हम्म। तो इसलिए हम लोग को फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को एक बार देखना चाहिए कि इन लोगों ने सॉल्व किया है। जिसको आप कह रही थी कि नए लेखक की रचनाएं, वो हम्म। लोग, उन लोगों के पास ये सेंस जाना चाहिए
कि हम लोग बड़े ढंग से कैसे सोचें, श्रेष्ठ किसे कहते हैं, और हम्म जीवन के जो बड़े समस्या है जिसको लोग सुलझा नहीं पाए हैं अभी तक, उसको हम हम्म। सुलझाने में कैसे अपना अवदान करें। नहीं, अभी भी मेरे मन में एक वो है कि जो आपने रामायण की बात कही, तो वो मुझे भी मालूम है कि जब कैकई एक बार राम जी से कहती है कि राम, तुम्हें तो मालूम था कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मतलब कौशल्या से भी ज्यादा। फिर जो है मैंने ही ऐसा क्यों किया कि मैंने ही तुम जो है तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तो राम जी उनसे खुद कहते हैं कि नहीं माँ, ऐसा होना ही था। तुम तो उसका श्रेय मतलब है मिलना चाहिए तुम्हें, कि अगर मैं वन में नहीं जाता तो मैं इतने सारे राक्षसों का कैसे अंत करता, जितना ईविल था उसके कैसे बिल्कुल, अंत करता। यही बात तो मैंने अभी भी कही। बिल्कुल। ये कह के उन्होंने कैकई को समझाया, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये हिस्सा तो ठीक है कि आपने एविल का अंत किया, अच्छा वो किया, पर आप ये बताइए कि जो राम जी ने सीता जी के साथ किया, जिस हुँ। समय जबकि वो प्रेग्नेंट थी, उन्हें मालूम था, उसके बाद भी किसी के कहने से आपने उन्हें वन में भेज दिया, ये क्या सही था? ये आप किससे पूछ रही हैं? मुझसे या रामचंद्र जी से? ये मैं आपका इस पे विचार पूछ रही हूँ इस पर कि कोई ये विचार नहीं दिया सकता है। इस पर नहीं। मैं सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ, हम्म इस पर मैं सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूँ कि हम्म। वाल्मीकि का जो उद्देश्य था वो पूरा। कवि मतलब। वाल्मीकि, उनको ये दिखाना था कि अंत तक दोनों अलग हैं, क्योंकि उनको क्रौंच पक्षियों पर कहानी लिखनी थी। शायद मैंने किसी एक एपिसोड में इसकी चर्चा की है कि हम्म उन्होंने अभिशाप दिया था कि जब भी इस पृथ्वी पर मनुष्य प्रेम करेगा उसको अलग रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम्म उसने प्रेम में उसने इतनी बड़ी हिंसा की है क्रौंच पक्षी मेल और फीमेल में। इस बात हम्म। को दिखाने के लिए कोई एक कारण ला के फिर उनको अलग करना ही था। वाल्मीकि एक कथाकार ने अपनी बात पूरी की। और इसका उत्तर ये तुलसीदास है। जी ने? तुलसीदास जी ने क्या, कि तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा। उन्होंने तो नहीं रामचंद्र जी को वो बताया, क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। नहीं, वाल्मीकि तो नहीं तो नहीं कहा है। तुलसीदास जी ने ये क्यों दिखाया कि जो है राम जी ने सीता जी को निकाल दिया? हाँ, उन्होंने क्या अब उद्देश्य की पूर्ति की? इसका उत्तर बहुत सरल है। रामायण हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाओं में बहुत लोगों ने लिखा है ना? हम्म। हम लोग सिर्फ हिंदी कंबन में रामायण रामायण, सब और बहुत सारे हैं, हाँ। बंगला में कृत्तिवास रामायण है, सबके हम्म। कहानियां सब अलग हैं। लेकिन बेस्ड है वाल्मीकि रामायण पर, बेस है। माने उसके आधार पर रामायण महाभारत इस तरह से महाकाव्य हैं कि हम हम्म उसके आधार पर असंख्य कहानियां खुद रच सकते हैं। धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया और बहुत सारी चीजें, अंधा योग रचाई है। खुद आप लिख सकती हैं, हम लिख सकते हैं, इसलिए वो महाकाव्य है। ऐसा सागर है जिसमें जो डुबकी लगाएगा अपने हिस्से की मोती लेके आएगा, है ना? तो रामचरितमानस जो है, या कम्बंद का है, या ये कृत्तिवास का रामायण है, ये वाल्मीकि के रामायण पर बेस किया हुआ है। कहानी का रूप बदला है, कहानियां अलग ढंग से कही गई है, मूल बात वही रखनी है जो वाल्मीकि ने सबसे अच्छा पहले रचना की है। अच्छा इससे अच्छा तुलसीदास जी इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? जी। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन अगर हम अब वो क्रॉन्च पक्षी वाला अगर हम ना सोचें, इस रेफरेंस में ना सोचें, तो हमेशा एक सामान्य पाठक को या एक फीमेल रीडर जो होती है, एक महिला जो होती है, जो कहना चाहिए कि बाय हार्ट प्रेम के प्रति बहुत कोमल उसका हृदय होता है, और मेरा ये मानना है कि वो ज्यादा जो है डिवोटेड होती है। ये मतलब ये मैं एक अपना विचार बता रही हूँ एक फीमेल का। तो जब वो इस उसमें नजरिए में देखती है कि एक मेल जो होता है वो ये नहीं सोचता है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, वो कितना परेशान होंगी वन में सीता जी के लिए, तो कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए कि एक क्रोध या कुछ तो मन में आता है कि वो भगवान होते हुए भी क्या, भगवान भी नहीं, उनको तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया था, तो उन्हें तो इस दर्द को महसूस करना चाहिए था जो कि उनकी पत्नी थी। तब ये मन में जरूर आता है। पर आपने क्रॉन्च मुझे पक्षी लगता वाली है बात कही तो इसलिए उसका हम मान लेते हैं, ये उत्तर मिल गया हमें। कि एक और चीज है, हम दोनों को ही इस चीज पर अब आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कि आपने कहा कोमल हृदय होता है ना स्त्रियों का। हम्म तो एक तरफ कोमल हृदय होता है, पुरुषों में का भी हृदय कोमल होता है। हृदय हमेशा कोमल होता ही है, डेलिकेट होता ही है, अगर हृदयवान या हृदयवती है तो। तो हम्म कोमल हृदय और प्रतिशोध या क्रुद्ध मन, मन होगा तो वहाँ घृणा, ईर्ष्या, द्वेष होगा। हृदय होगा तो कोमल होगा। ये तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए। कभी नहीं कहा गया, क्रूर हृदय नहीं कहा गया है।
हाँ, निरंकुश अब हृदय हमारे पास निकालो। समय भी कम है, आप उसी हिसाब से बताइएगा। मैं 2 उसी मिनट है। हिसाब से ही हाँ, मैं आखिरी वाक्य बोल रहा हूँ दरअसल। हुँ, हुँ, कोमल हृदय, क्रूर मन, हुँ, दोनों में कैसे सामंजस्य संतुलन हो, हुँ, इसके लिए विवेक की बात एक रचनाकार करता है, जिस पर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत सारी जिज्ञासाओं का आपने मेरे जिज्ञासाओं का स्पेशली चाहे रामायण के रेफरेंस में हो चाहे किसी भी, उसका आपने समाधान दिया और भी जो इतनी सारी बातें आपने कहीं, अगले अंक में इसी बात को हम और आगे बढ़ाएँगे नई जानकारियों, नई कहानियों, नई उपन्यासों के चर्चा के साथ। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी आज आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। मैं कृतकृत्य हूँ मेनका जी, जो हम लोग अच्छी बातें कर पा रहे हैं। थैंक यू।